गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आपका विषय है आज का साझेदारी खाते सामान्य परिचय एवं खाते फर्स्ट। इसमें है आपका साझेदारी का अर्थ। सबसे पहले हम समझेंगे साझेदारी है क्या। साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किसी भी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमति आवश्यक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निजी धन, संपत्तियों एवं कुशलता के द्वारा व्यवसाय को आसानी से चलाया जा सकता है एवं उसमें हुए लाभों को समझौते के आधार पर बराबर बराबर या जिस अनुपात में वह पूंजी लाते हैं उस अनुपात में भी लाभ एवं हानि का बंटवारा किया जा सकता है। तो आएंगे साझेदारी के अर्थ में। बताया गया है इसमें आपका, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, किसी वैध व्यवसाय, वैध मतलब होगा वैधानिक, जिसे कानून नियम द्वारा, कंपनी द्वारा वैधानिकता प्राप्त हो, व्यवसाय को चलाने के लिए उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों या 50 हों, सभी मिलकर कार्य कर सकते हैं। उसके लाभों को आपस में बांटने, लाभों क्या होगा, जैसे व्यवसाय में मान लेते हैं 10,000 रुपये का लाभ हुआ तो उसे किस प्रकार से उसे बांटा जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि उसमें निजी धन, जो व्यक्ति हैं वो अपने पास से, उनके पास जो धन होगा वो उसमें धन को लगाएंगे व्यवसाय में। उसके बाद बताया गया है श्रम, संपत्ति तथा कुशलता। संपत्ति में क्या आएगा कि व्यापारी के पास कितने भवन हैं, भूमि कितनी है, उसके पास विनियोग कितना है, वह व्यवसाय में ले आएगा। श्रम, व्यक्ति अपने श्रम को व्यवसाय में कितना प्रकट करेगा, कितना कार्य करेगा। तथा कुशलता, अपनी योग्यता के आधार पर उस व्यवसाय में उसको आगे बढ़ाएगा। आदि को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। आ जाते हैं जैसे एग्जाम्पल में A, B, C 3 व्यक्ति हैं। A, B, C 3 व्यक्ति हैं। ये तीनों व्यक्ति मिल करके कोई व्यवसाय करना चाहते हैं। व्यवसाय में लेते हैं कि मान लीजिए इस समय चल रहा है मोबाइल सभी बच्चों के पास या सभी व्यक्तियों के पास इस समय देखिए तो उपलब्ध है, तो मोबाइल को ही ले लेते हैं क्योंकि वर्तमान समय में सभी व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो मोबाइल के व्यवसाय में प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो A, B, C 3 व्यक्ति हैं। ये कोई कंपनी, किसी कंपनी का मोबाइल का व्यवसाय करना चाहते हैं। तो मोबाइल इस समय अपने देश में माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल लेंगे। इस कंपनी के मोबाइल में व्यवसाय करना चाहते हैं, तो तीनों व्यक्ति A, B, C मिलकर के माइक्रोमैक्स कंपनी के मोबाइल का एजेंसी लेंगे और उसका व्यवसाय करेंगे। इसमें बताया गया कि निजी धन में क्या होगा, A के पास जितना धन होगा नगद रूप में या अचल संपत्ति के रूप में उसको लाएगा।
बी के पास जितनी संपत्ति होगी चल या अचल बी भी लाएगा, और सी भी उसके पास जितनी संपत्ति होगी उसको ले आएगा, और तीनों व्यक्ति मिलकर माइक्रोमैक्स एजेंसी के मोबाइल में अपना सारा पैसा लगाएंगे। उसके बाद संपत्ति हो गया, संपत्तियों में। उसके बाद आते हैं श्रम में। श्रम में ए जितना श्रम कर सकता है व्यवसाय के प्रति उतना श्रम करेगा, बी जितना कर सकेगा वो भी करेगा, सी यदि मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास श्रम की अनुपस्थिति होगी तो उसमें श्रम का दान नहीं करेगा, मतलब श्रम नहीं करेगा व्यवसाय के प्रति, व्यवसाय से अलग रहेगा, लेकिन उसको साझेदार वह व्यवसाय में रहेगा। तो इसमें ए बी सी इसमें बताया गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी इच्छा से किसी वैध व्यवसाय को चलाने एवं उसके लाभों को आपस में बांटने। इसमें बताया गया कि लाभों को आपस में बांटने के लिए, तो मान लेते हैं इस कंपनी का एजेंसी लेने में इनको 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष पश्चात इन्होंने कार्य किया। मान लेते हैं 1 वर्ष पश्चात इनको 2 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो ये लाभ प्रॉफिट 1 वर्ष के पश्चात इनको 2 लाख रुपए का लाभ हुआ। इस 2 लाख रुपए के लाभ को ये आपस में किस प्रकार से विभाजित करेंगे, तो आपस में बताया गया कि लाभों को आपस में बांटने हैं। तो इस 2 लाख को ये चाहे तो इनका जो अनुबंध होगा, जो समझौता होगा कि किस आधार पर लाभों को विभाजन किया जाएगा, किस प्रकार से बांटा जाएगा, समान रूप में बांटेंगे या जिस प्रकार ये पूंजी लाएंगे पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो मान लेते हैं कि समान बांटा गया तो 2 लाख रुपए का लाभ होगा, तो इसमें समान बांटेंगे तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 × 18 2 20, 3 × 18 3 × 18 2 20, 3 × 18 2 20, 0.66 66,666 रुपए 66 पैसे 6 आएगा। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 66,666 रुपए 67 पैसे कर देंगे, एक साझेदार का भाग हो जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे जो ये व्यक्ति इसमें व्यवसाय में लगे हुए हैं, ये इनका संबंध क्या होगा। साझेदारी में जो व्यवसाय में जो व्यक्ति लगे हुए हैं वे प्रत्येक व्यक्ति का जो संबंध होगा साझेदार, या प्रत्येक व्यक्ति साझेदार कहा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं साझेदारी के लक्षण एवं विशेषताएं। साझेदारी के लक्षण एवं विशेषताएं में इसकी पहली विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। तो किसी भी साझेदारी संस्था में न्यूनतम संख्या आपकी होगी 2 व्यक्ति होंगे तभी साझेदारी होगी, और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंपनी नियम अधिनियम के अनुसार 2014 के अनुसार बताया गया है कि साझेदारी संस्था में अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। यदि 50 से संख्या अधिक होगी तो साझेदारी का विघटन भी हो सकता है। इसलिए इसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी, 50। दिलीप कुमार ध्यान दे रहे हो ना।
इसमें न्यूनतम संख्या होगी 2 और अधिकतम संख्या होगी 50। कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार अधिकतम संख्या हो जाएगी आपका 50। दूसरा है अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना। दूसरी विशेषता या दूसरा लक्षण है आपका अनुबंध द्वारा संबंध स्थापित होना। अनुबंध का मतलब क्या होगा कि समझौता, साझेदारी होगी। साझेदारी की जब स्थापना की जाएगी तो उसमें अनुबंध समझौता बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? समझौता पहले हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा कि हम लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से करेंगे। यदि अनुबंध नहीं किया जाएगा, बाद में लाभ होगा वर्ष के अंत में व्यवसाय में, तो लाभ का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, उसमें साझेदारों में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अनुबंध द्वारा साझेदारी की स्थापना की जाती है। उसके बाद है अगला आपका वैध कारोबार अथवा व्यापार का होना। साझेदारी जो व्यवसाय होगा, व्यापार होगा, उसमें वैध होना चाहिए। वैध का अर्थ होगा कि कानूनी अधिनियम द्वारा या साझेदारी अधिनियम द्वारा उस व्यवसाय को वैधानिकता प्राप्त हो, लीगल हो। ठीक है ना? उसके बाद आएंगे उद्देश्य, लाभोपार्जन एवं लाभों को बांटना। साझेदारी व्यवसाय का लाभ जो होगा, उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ का अर्जन करना, कि लाभ को किस प्रकार से अर्जित किया जाए तथा लाभों को आपस में बांटना। लाभों को आपस में किस प्रकार से बांटा जाए, लाभों को किस प्रकार आपस में बांटा जाए, इसकी भी इसमें साझेदारी की प्रमुख विशेषता है। अगला है आपका साझेदारी व्यवसाय का संचालन। साझेदारी व्यवसाय का संचालन, उसमें जितने व्यक्ति साझेदार हैं, जैसे मान लेते हैं ABC, 3 साझेदार हैं, तो तीनों व्यक्ति मिलकर साझेदारी का संचालन कर सकते हैं, या कोई एक ही व्यक्ति मिलकर उस साझेदारी का संचालन कर सकता है। अगला है आपका असीमित दायित्व। अगली विशेषता है आपका असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में क्या होगा? यदि साझेदारी संस्था, जो साझेदारी संस्था है, संस्था ने किसी फर्म से या किसी व्यक्ति से ऋण ले लिया, ऋण ले लिया है संस्था ने, तो उस ऋण को भुगतान करने का जो दायित्व होगा प्रत्येक साझेदार, सी का भी होगा, बा का भी होगा और आ का भी होगा। मतलब तीनों व्यक्तियों का दायित्व है कि ये उस ऋण का भुगतान करें। अगला है आपका प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रतिनिधि एवं स्वामी होता है। जैसे मान लीजिए संस्था में ABC साझेदार हैं, तो इसमें प्रत्येक साझेदार जो है वो उस संस्था का साझेदारी, संस्था का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब होगा एजेंट, एजेंट भी है और स्वामी भी है। एजेंट किस प्रकार से है कि संस्था द्वारा जो जिस माल का उत्पादन किया जा रहा है या जिस माल का क्रय विक्रय किया जा रहा है, उसके विक्रय के लिए अनेक प्रकार से लोगों में उसका
विज्ञापन किया जाए। स्वामी किस प्रकार से होंगे कि जब लाभ होगा तो प्रत्येक साझेदारों द्वारा उस लाभ को अर्जित किया जाएगा तथा उसके विघटन पर भी उसकी संपत्तियों को सभी साझेदारों में आपस में बांटी जाएगी जिस अनुपात में दिए होंगे। उसके बाद अगला है हित का हस्तांतरण। हित के हस्तांतरण में क्या होगा कि कोई भी साझेदार हित हस्तांतरण में किसी भी साझेदार द्वारा हित का हस्तांतरण, जैसे मान लीजिए ए बी सी हैं साझेदार, तो इसमें ए बी और सी, मान लीजिए ए किसी व्यक्ति को इसमें डी को प्रवेश कराना चाहता है। इस संस्था में साझेदारी संस्था में डी को प्रवेश कराना चाहता है ए, तो जब तक आ बा सा मतलब ए बी सी की सहमति नहीं होगी तब तक डी को ये प्रवेश साझेदारी संस्था में नहीं करा सकता है। यदि ए सहमति दे देता है परंतु सी सहमति प्रदान नहीं करता है कि नहीं, जिनको साझेदारी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो डी को साझेदारी संस्था में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। अगला है आपका अगली विशेषता है पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। प्रत्येक साझेदार द्वारा ए बी सी मान लेते हैं साझेदार हैं, तो इसमें बताया गया है कि पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। मान लीजिए ए बी सी इस साझेदारी संस्था में कार्यरत हैं, इन्होंने पूंजी लगाया है। उसके बाद डी जो है इसी साझेदारी संस्था में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है या संचालक के रूप में कार्य कर रहा है। संचालक के रूप में डी जो है वो कार्य कर रहा है, तो डी की जो योग्यता होगी, जो कुशलता होगी, वह अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर भी ए बी सी की सहमति पर उसे साझेदार बनाया जा सकता है। इसमें ये पॉइंट आपकी समझ में आया कि नहीं आया? कुलदीप पांडे समझ में आ रहा है कि ए बी सी की सहमति होनी चाहिए। डी जो है प्रबंधक या संचालक के रूप में कार्यरत है, तो डी को इन तीनों की सहमति के बिना पूंजी के, बिना किसी धन के डी को साझेदार बनाया जा सकता है। तो कहने का आशय होगा कि साझेदारी संस्था में या साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद अगला है स्टेप आपका साझेदारी संलेख अथवा समझौता या ठहराव। मतलब संलेख, समझौता, ठहराव तीनों एक ही हैं। यदि आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप को ध्यान में रहना चाहिए, नहीं बच्चे भूल जाते हैं कि संलेख क्या है, समझौता क्या है, ठहराव क्या है। आपने साझेदारी संलेख पढ़ा हुआ है, मान लीजिए समझौता आ गया, साझेदारी समझौता क्या है, साझेदारी ठहराव क्या है, तो आप इसको जानते रहिए। प्रश्न में, बोर्ड परीक्षा में तीनों प्रकार से आ सकता है कि साझेदारी संलेख क्या है,
साझेदारी समझौता क्या है, साझेदारी ठहराव क्या है। तो इसमें आएंगे साझेदारी संलेख अथवा समझौता या ठहराव। साझेदारी संलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता या अनुबंध है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी समस्त शर्तों एवं नियमों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया हो। इसमें दो चीजें हैं आपका, शर्तों एवं नियमों। शर्त में कौन कौन सी शर्तें होंगी, कि पूंजी किस प्रकार से लगाया जाए, पूंजी किस प्रकार से लगाया जाए। उसके बाद पूंजी का लिख देते हैं, पूंजी का प्रयोग, कि व्यवसाय में साझेदारी संस्था में पूंजी किस प्रकार से कितना कितना लगाया जाए साझेदारों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा। उसके बाद नियम में है, नियमों में कि लाभों का विभाजन, लाभों का विभाजन आपस में किस प्रकार से किया जाए। यदि इसका उल्लेख साझेदारी की स्थापना के समय नहीं किया गया तो वर्ष के अंत में जब साझेदारी संस्था को लाभ होगा अथवा हानि होगी, लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है, तो लाभ अथवा हानि होने पर उस लाभ एवं हानि को किस प्रकार से आपस में बांटा जाए उसका भी इसमें उल्लेख पहले से ही होना चाहिए। उसके बाद कि मान लीजिए जो साझेदार हैं वो पूंजी जो लगाए हुए हैं उस पूंजी पर उनको ब्याज दिया जाएगा कि नहीं। यदि ब्याज दिया जाना है तो उसका भी उल्लेख इसमें किया जाना चाहिए। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाए इसका भी उल्लेख होना चाहिए। तथा यदि कोई साझेदार साझेदारी संस्था से आहरण करता है तो उसके आहरित राशि पर ब्याज लगाया जाए या नहीं। तो आपका आज का यहीं तक, कल आगे होगा।